नमस्कार आप सभी को। आज हम चर्चा करेंगे 130वां संविधान संशोधन विधेयक। इन दिनों में हमने संसद की कार्रवाई देखी और संसदीय कार्रवाई में एक बिल रखा गया है, एक विधेयक रखा गया है और वो विधेयक है 130वां संविधान संशोधन विधेयक। इस विधेयक के क्या प्रावधान है और इस विधेयक का क्या प्रभाव होगा, इसके संबंधित जो भी प्रावधान है उनके प्रभाव है और सरकार ने इस विधेयक को लेकर क्या अगली जो रणनीति है वो अपनाई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि वर्ष 2024 में दो घटनाएं घटित होती है, एक झारखंड राज्य से और एक नई दिल्ली से। दोनों जगह के जो मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलता है और दोनों जो मुख्यमंत्री है वो लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रखे गए थे। तो हालांकि झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जब उनको न्यायिक हिरासत के आदेश हुए थे तो उन्होंने अपना त्यागपत्र है वो दे दिया था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने काफ़ी दिनों तक जो शासन का जो कार्य है वो न्यायिक हिरासत से ही उन्होंने संपादित किया था। तो उसके बाद एक बहस छिड़ी थी कि क्या न्यायिक हिरासत में लंबे समय तक रहते हुए किसी मुख्यमंत्री के द्वारा या मंत्री के द्वारा क्या शासकीय कार्य किया जा सकता है या जो उनके अपने शासकीय कर्तव्य है उनका निर्वहन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर लोकसभा में एक जो बिल है वो अभी पेश किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वो जो बिल था वो था 123वां संविधान संशोधन विधेयक और इस बिल के साथ साथ दो अन्य बिल पेश किए गए थे। वो बिल थे, हम देखते हैं, वो बिल थे, एक था जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2025। और दूसरा जो वो बिल था, तीसरा जो इसके साथ जो बिल पेश किया गया है वो है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक। ये जो दोनों बिल है, ये दोनों बिल 100 संशोधन विधेयक 2025, ये दोनों बिल 130वें संविधान संशोधन जो विधेयक है उसके साथ ही पेश किए गए हैं। अब देखिए आप, अधिनियम और जो विधेयक है उसमें क्या फर्क है वो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। कानून बनने से पहले या एक्ट बनने से पहले जो प्रस्ताव आता है, जब वो लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है वहां से पारित होता है और पारित होने के बाद अगर केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति या अगर राज्यों के संदर्भ में अगर बात करें तो राज्यपाल, जैसे ही वहां से अनुमति मिलती है, स्वीकृति मिलती है, तो जो विधेयक है वो विधेयक कानून में परिवर्तित हो जाता है। तो अभी ये लोकसभा में पेश किया गया है और उसके साथ ये दोनों जो बिल है, अब इसके जो प्रावधान है वो प्रावधान जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में उसके जो जो प्रोविजंस यहाँ पे लागू हो रहे हैं वैसे वैसे प्रोविजंस यहाँ भी लागू होंगे और कोई अगर संघ राज्य क्षेत्र है तो वहां पर भी ये जो प्रोविजन है वो लागू होंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो विधेयक था, ये मैंने जैसे पहले दो घटनाएं बताई थी, उसके बाद वो लाया गया है कि कोई मुख्यमंत्री है या मंत्री है या मान लीजिए अगर हम केंद्र की बात करें कोई प्रधानमंत्री है या कोई मंत्री है, अगर लंबी अवधि तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं, न्यायिक अभिरक्षा में रहते हैं, तो क्या उनका पद है वो समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो जो जिस पद पर कार्य कर रहे हैं उनका पद है उसके संबंध में क्या स्थिति होगी, इसको ये बिल है वो स्पष्ट कर रहा है। तो इस बिल में ये प्रावधान किया गया है, हम आगे देखते हैं। देखो
अब विधेयक का जैसे मैंने परिचय बता दिया कि ये अभी लोकसभा में पेश किया गया है, अधिनियम है वो, सॉरी विधेयक है वो लोकसभा में अभी पेश किया गया है, और लोकसभा से चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद ये बिल जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा से पारित होने के बाद इस बिल पर हस्ताक्षर जैसे ही राष्ट्रपति के होते हैं तो ये जो विधेयक है वो कानून या अधिनियम का रूप ले लेगा। तो आप देखिए ये जो विधेयक है उस विधेयक में एक प्रावधान किया गया है कि यदि अगर हम केंद्र की बात करें, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य मान लीजिए मंत्री है, यहां अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में जैसे केंद्र है, अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में प्रधानमंत्री या कोई मंत्री, अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में मुख्यमंत्री या कोई मंत्री अगर 30 दिन तक लगातार न्यायिक हिरासत में रहते हैं, 30 डेज, अगर 30 दिन तक वो न्यायिक हिरासत में रहते हैं और उस दौरान अगर वो त्याग पत्र नहीं देते हैं तो उनका जो 31वें जो उनकी जो नियुक्ति है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। मान लीजिए अगर मंत्री है केंद्र में तो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति जी को सिफारिश करेंगे कि उक्त जो मंत्री परिषद का जो सदस्य है उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दीजिए, ठीक है। अगर राज्य है तो मुख्यमंत्री है वो गवर्नर को ऐसी सिफारिश करेंगे। अगर इसी दरमियान अगर सिफारिश नहीं करते हैं तो 31वें दिन जो उनका पद है वो स्वतः ही वहां से रिक्त माना जाएगा मंत्री परिषद के किसी सदस्य के मामले में। लेकिन अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से संबंधित अगर इस प्रकार का कोई अगर स्थिति बनती है तो उनके लिए किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, या तो वो त्याग पत्र देते थे स्वयं, अगर त्याग पत्र नहीं देते हैं तो 31वें दिन है वो उनका जो पद है वो रिक्त हो जाएगा, स्वतः ही उनकी जो नियुक्ति है वो निरस्त हो जाएगी। तो ये बिल प्रावधान करता है। दूसरी बात कि हिरासत, न्यायिक हिरासत के बाद अगर मान लीजिए न्यायिक हिरासत पूरी हो गई और इससे पहले उनका पद है वो समाप्त हो गया है, निरस्त हो गया उनकी नियुक्ति, तो न्यायिक हिरासत की अवधि के बाद वो वापस आकर उसी पद पर नियुक्त हो सकते हैं। उस पर वापस प्रतिबंध का कोई इस बिल में वो प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये और तीसरी बात कि ये जो मामले, जिस मामले में ये बिल लागू होगा वो कोई ऐसा केस होगा जिसमें सजा का प्रावधान 5 वर्ष या उससे अधिक, यानी कि ऐसे मामलों में जिनमें सजा 5 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है, उन्हीं मामलों में उनका जो पद है वो लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद है वो समाप्त हो जाएगा। 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद। और वो भी कौन से मामले? ऐसे मामले, ऐसे कैसे जहां पर जो सजा है वो 5 वर्ष या उससे अधिक है। तो ये इस बिल में क्या कहते हैं, इस बिल का परिचय है कि ये बिल क्या प्रावधान करता है। अब इसमें हमारे जो संविधान में है वो उसमें कहां कहां फेरबदल होगा हम ये देखते हैं। तो हम जब केंद्रीय संघीय मंत्रिपरिषद की बात करते हैं या हम राज्य मंत्रिपरिषद की बात करते हैं या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जो मंत्रिपरिषद है उसकी बात करते हैं, तो ये संविधान में 3 जो हमारे आर्टिकल है वहां पर इसमें संशोधन होगा। कौन कौन सी जगह होगा? तो पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 75 या 75, और इसमें एक नया जो सब आर्टिकल जोड़ा जाएगा वो होगा 5A। और वो किसके संबंध में वो प्रावधान है वो अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। और ये जो प्रावधान होगा ये होगा प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री है उसके लिए प्रावधान होगा। तो उसमें ये एक धारा जोड़ दी गई है कि यदि प्रधानमंत्री सहित संघीय मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य लगातार 30 दिन तक अगर न्यायिक हिरासत में रहता है, ठीक है, इसी दरमियान अगर मंत्री है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नहीं हटाया जाता है तो उनका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद
राज्य मंत्री परिषद के संबंध में प्रावधान है और वो आर्टिकल है 164 164। और इसमें जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है 4A में, और उसमें ये जो प्रावधान लागू होगा वो होगा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के किसी सदस्य अर्थात मंत्री पे। अगर 30 दिन की न्यायिक हिरासत है, कोई मंत्री है, तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सिफारिश करेंगे, अगर हटा दे या त्याग पत्र दे दे जो भी हो तो ठीक है, नहीं तो 31वें दिन है वो उनका जो नियुक्ति है वो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। वो नियुक्ति क्या हो जाएगी? निरस्त हो जाएगी। इससे ये इस बिल का जो आर्टिकल में है वो प्रावधान किया गया है राज्य मंत्री परिषद के लिए 164 4A में। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 239 AA। 239 AA, उसमें एक आर्टिकल और जोड़ा है 5A, और उसमें सीएम और मंत्री पद को लेकर प्रावधान किए गए हैं। और ये जो प्रावधान है, ये जो 239 AA का वो प्रावधान किया गया है नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उनके मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए। ये जो 3 जगह है वो हमारे संविधान में इस बात का प्रावधान करता है कि अगर न्यायिक हिरासत की जो अवधि है वो अवधि यदि 30 दिन से ऊपर होती है, 31वें दिन, इसी अवधि के दौरान या तो उनको हटा दिया जाता है, वो त्याग पत्र देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 31वें दिन उनका पद पर जो नियुक्ति है वो स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। ये इस अधिनियम की जो प्रमुख है वो प्रावधान है। हमारे संविधान में किस जगह किस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि इसके प्रभाव क्या है। तो प्रभाव में देखिए, जो अधिनियम है उस अधिनियम के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है, सकारात्मक पक्ष है, और कुछ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। इसलिए ये बिल जैसे ही लोकसभा में पेश किया गया तो विपक्ष के सदस्यों ने वो काफी इसका विरोध किया था, और विपक्ष के सदस्यों ने ये मांग की थी कि इस संबंध में जो भी पूर्व में जो कानून है उस कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। ठीक है, एक राज्य के मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि इस बिल को लाने के बाद भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था में एक सुपर इमरजेंसी जैसी स्थिति हो जाएगी, अर्थात एक बहुत ही उच्चतम जो आपातकाल होगा वैसी जो स्थिति होगी वो इस एक्ट के बाद होगी। तो आप देखिए, प्रभाव में अगर अपन देखें तो सकारात्मक क्या प्रभाव है इसका, तो पहला तो ये प्रभाव है कि एक तरह से ये जो बिल है वो बिल राजनीतिक शुचिता को कायम रखेगा, या इसे हम राजनीतिक शुचिता की ओर एक कदम मान सकते हैं। राजनीतिक शुचिता की ओर एक कदम है, अर्थात राजनीतिक जो नैतिकता है, जिस हम राजनीतिक नैतिकता की बात करते हैं कि यदि कोई भी मंत्री केंद्र में या राज्य में कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर लंबी अवधि तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो नैतिक आधार पर उनको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो एक तरह से इससे हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें राजनीतिक शुचिता बढ़ेगी। ये राजनीतिक शुचिता की ओर एक कदम माना जाता है। और दूसरा, राजनीति में जो नैतिकता है, इस नैतिकता के मायने भी इसके लाभ है। राजनीति में जो निर्णय होंगे उनमें नैतिकता का स्तर बढ़ेगा, और जिस राजनीति और नैतिकता के अलगाव का हम चर्चा सुनते हैं वो अलगाव की जो धारणा है वो कम होगी। और तीसरा, इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा वो होगा कि ईमानदारी बढ़ेगी अपने कार्यों को लेकर। राजनीतिक स्तर पर जो भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को लेकर है वो ईमानदारी बढ़ेगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये बिल आवश्यक है, क्योंकि जब ये दिल्ली में जो मुख्यमंत्री थे ये लंबी लगभग 177 दिन की न्यायिक हिरासत में रहे थे, और उस अवधि के दौरान लंबे समय तक उन्होंने जो अपना आधिकारिक जो कार्य है वो कार्य न्यायिक हिरासत की अवधि के दौरान किया था। तो उस समय जो हमारे उच्चतम न्यायालय है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने
ये कहा कि हम एक चुने हुए मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने के लिए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका ने फिर यह आदेश दिया कि न्यायिक हिरासत से किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री के द्वारा जो आधिकारिक कार्य है उस कार्य को संपादित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इस कानून की आवश्यकता हुई थी और इस कानून को लागू किया गया था। निसंदेह अगर बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ या राजनीतिक लाभ के अगर इस कानून को लागू किया जाता है तो मेरा यह मानना है कि यह राजनीतिक शुचिता की एक और कदम होगा। इससे राजनीति में नैतिकता बढ़ेगी। इसमें जो शासकीय कार्य है उस शासकीय कार्यों में है वो ईमानदारी आएगी। जो भी मंत्री परिषद के सदस्य है वो अपने कार्यों के प्रति क्या होंगे, अपने कार्यों के प्रति गंभीर होंगे। और दूसरा ये होगा, अगर ये बिल आता है तो ये बिल आता है तो राजनीतिक दलों के द्वारा दलीय स्तर पर अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय उनका जो सार्वजनिक जो जीवन है उनको भी ये देखा जाएगा कि हमारे किसी उम्मीदवार के प्रति ऐसा कोई गंभीर आरोप तो नहीं है या उनके खिलाफ कोई ऐसा गंभीर आपराधिक जो प्रकरण तो अगर दर्ज नहीं है, तो एक तरह से जो राजनीति में जो अपराधीकरण है उस अपराधीकरण पर भी है वो रोक लगेगी। तो राजनीतिक दलों के जो निर्णय है उस निर्णयों में भी इससे क्या होगा, पारदर्शिता आएगी, निर्णयों से पारदर्शिता आएगी। अब ये तो था इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर। अब आता है कि इसके नकारात्मक पक्ष क्या है। तो नकारात्मक जो पक्ष है उसमें पहला ये आता है, राजनीतिक दल लोकसभा में जो विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि केवल आरोप के आधार पर ही जो मुख्यमंत्री है या मंत्री है या प्रधानमंत्री है या मंत्रिपरिषद का सदस्य है उसको लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है, और दूसरा वो ये कहते हैं कि राजनीतिक स्वार्थ के उद्देश्य से इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इस बिल का राजनीतिक स्वार्थ के उद्देश्य से दुरुपयोग भी किया जा सकता है कि अगर किसी मंत्री के खिलाफ या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य उनके खिलाफ अगर आरोप लगाया जाता है तो केवल आरोप के आधार पर ही उसको हिरासत की अवधि के आधार पर ही अगर पद छोड़ने को मजबूर किया जाता है तो आलोचक ये कहते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए भी अनुकूल नहीं है। हाँ, अगर दोष सिद्धि जैसी स्थिति है उसके बाद अगर उसको पद त्यागना पड़ रहा है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो लोकतंत्र के भी अनुकूल है और जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसके भी अनुकूल है। दूसरा, आलोचक ये कहते हैं कि ये जो विधेयक है इस विधेयक को जल्दबाजी में लाया गया है। इसका पहले विभिन्न जो कानूनी जो दांव पेच है उनका अध्ययन करना चाहिए था और एक गहन अध्ययन के बाद इस विधेयक को है वो लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जल्दबाजी में ये जो विधेयक है वो लाया गया है। अब एक आलोचना और ये भी की जा सकती है कि इसके संबंध में पुराने जो कानून है, पुराने कानून या यूं कह सकते हैं कि अधिनियम, वो भी काफी है, अधिनियम पर्याप्त है, पुराने अधिनियम पर्याप्त है। उनका प्रयोग करते हुए या उसमें कुछ सुधार करते हुए भी जो इस तरह की जो घटनाएं हैं उस घटनाओं पर है वो रोक लगाई जा सकती है। तो ये इस विधेयक के नकारात्मक है वो पक्ष है जो हमने देखे हैं। तो पुराना अधिनियम कौन कौन से हैं, जैसे हम देखते हैं कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है उसकी जो धारा 8 है उसमें भी ये जो प्रावधान है वो किया गया है कि यदि संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों को किसी मामले में अगर 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उनका जो पद है वो तुरंत ही है, या जिस पद पर वो निर्वाचित हुए हैं वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, यानी कि उनकी सदस्यता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसकी धारा 8 में ये प्रावधान किया गया। दूसरा,
जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है 1988 का, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, उसकी धारा 8 में भी कुछ प्रावधान है। उस प्रावधान के आधार पर संसद और विधानमंडल के जो सदस्य है उनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है। तो आलोचक ये कहते हैं कि ये जो दोनों कानून थे ये कानून पर्याप्त थे, इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे ये लोकसभा में पेश हुआ है, अब इसका अगला कदम क्या है। तो हमने पढ़ा था कि लोकसभा में पेश होने के बाद वहां से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उसको जेपीसी को भेज दिया गया है। जेपीसी ज्वाइंट जो कमेटी है, जो लोकसभा और जो राज्यसभा की एक संयुक्त समिति है, उस संयुक्त समिति के द्वारा अब इसकी जांच की जाएगी। उस बिल के जो भी एस्पेक्ट है उसकी जांच करेंगे। उसकी संबंध में अगर कोई ऐसा प्रावधान है उसको हटाया भी जा सकता है, तो समिति अपनी सुझाव देगी। अब उस सुझाव के आधार पर सरकार ये निर्णय करेगी उसको क्या करना है। तो जेपीसी है, वो जेपीसी एक तरह से तदर्थ समिति है, जिसको अपन बोलते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति। ये एक तदर्थ समिति है, और तदर्थ समिति वो समिति होती है जिसका गठन संसद में लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के द्वारा किसी विधेयक विशेष की जांच करने के लिए गठित किया जाता है, और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य शामिल होते हैं, और वो मिल बैठकर उस पर विचार करते हैं। विचार करने के बाद अपने जो सुझाव है वो सुझाव लोकसभा या राज्यसभा के समक्ष रखते हैं। और इस तदर्थ समिति में हमने पहले देखा होगा कि 31 सदस्य होते हैं टोटल, और 31 सदस्यों में से 21 है वो लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से। तो टोटल ये 31 सदस्य बैठकर उस विधेयक पर विचार करते हैं। विचार करने के बाद अपने जो सुझाव है वो सुझाव पीठासीन जो अधिकारी है उसको प्रेषित करते हैं। उसके बाद में उनको निर्णय करना होता है। तो दूसरा कि इस, जैसे मैंने पहले कहा था, तदर्थ समिति में जो मोटे जो दल है उन लगभग सभी दलों को उनके अनुपात के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाता है कि भाई इस दल के इतने सदस्य होंगे, इस दल के इतने सदस्य होंगे। तो एक उन्मुक्त वातावरण में चर्चा होती है, एक जो दलीय भावना होती है उससे रहित है, उस पर चर्चा होती है, और चर्चा होने के बाद उसको सुझाव है प्रेषित किए जाते हैं। तो अभी जो ये बिल है, ये बिल लोकसभा के द्वारा जो संसदीय समिति गठित की गई है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य शामिल है, वो इस पर विचार करेंगे, और विचार करने के बाद है वो क्या सुझाव देते हैं वो हम आने वाले समय में वो देखते हैं। फिर भी इतना कह सकते हैं कि ये अगर इस बिल को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है तो जो राजनीतिक शुचिता है, जो राजनीति में नैतिकता है, उसके लिए एक ये उज्जवल पक्ष ही है। इससे बशर्ते कि इसका राजनीतिक आधार पर इसका है वो उपयोग नहीं हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में।